अभी मैं हूँ टर्मिनल 2 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है अभी अहमदाबाद की और मेरे साथ हैं राज तमान। दरअसल ये नेपाल से हैं, तो दरअसल इनको इंटरनेट चाहिए था कांटेक्ट करने के लिए आगे, तो इन्होंने हॉटस्पॉट मांगा। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कभी नेपाल गए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं नेपाल गया हूँ। मैंने बताया इनको लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि आपको तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फिर बाद में मैंने कहा कि क्या मैं एक अच्छा ब्लॉगर हो सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, आप एक अच्छा ब्लॉगर हो सकते हैं। तो फिर मैंने इनको अपना चैनल बताया कि मैं ऑलरेडी एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं अभी भी घूमने जा रहा हूँ। ये है जी अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पीछे सिक्योरिटी और उससे पीछे इमिग्रेशन चल रहा है। और अब मैं आ गया हूँ डिपार्चर में। ये है अहमदाबाद का ड्यूटी फ्री जोन। ये है जी सेकंड नंबर पे मेरी फ़्लाइट इंडिगो की 6E075। 8 बजे जानी थी, लेकिन अब जाएगी 8:50 पे अबू धाबी। द्वार नंबर है 8 और विलंबित है। दरअसल मैं हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। यहाँ पे मैं कल शाम को पहुँचा था, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा। और मेरी यहाँ से फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए। दरअसल मेरा जो टूर है वो है दिल्ली से समरकंद के लिए, लेकिन क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मुझे जो है टिकट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और मैंने एक सस्ता जुगाड़ निकाला कि मैं विज़ एयर के थ्रू समरकंद पहुँचूँ, और जिसके लिए फिर मुझे इंडिगो को सेलेक्ट करना पड़ा वाया अहमदाबाद। खैर आज का जो दिन है मेरा अहमदाबाद में था। अहमदाबाद को मैंने एक्सप्लोर किया, वो भी सिटी बस में। बड़ा अच्छा लगा मुझे अहमदाबाद, और काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। एक आम भारतीय शहर में आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड है काफ़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ख़ास करके यहाँ जो नदी बहती है, साबरमती नदी, वाह ज़बरदस्त। मतलब इतनी साफ़ सुथरी नदी। मेरी जो फ़्लाइट है वो है यहाँ से रात को 9 बजे की। पहले 8 बजे की थी, फिर फ़्लाइट डिले हुई, और अब इस समय 9 बजे की फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए इंडिगो की। जैसा मैंने आपको बताया, इस बार मैं जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान। और उज़्बेकिस्तान मैंने क्यों चुना, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, बहुत कम जो भारतीय हैं वो यहाँ पे जाते हैं। इवन कई लोगों ने नाम भी नहीं सुने थे। जब मैंने पीछे कई लोगों को बताया कि मैंने इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैरान हुए कि ये कंट्रीज़ है कहाँ। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, लेकिन यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, वो देखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे शौक़ है घूमने का, तो मैं हर कंट्री को बड़ी बारीकी से देखना चाहता हूँ, वहाँ के कल्चर को महसूस करना चाहता हूँ, लोकल लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो इस बार मैंने चुना है सेंट्रल एशिया को। सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्रीज़ का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, कुछ का आ गया, कुछ का नहीं आया, बहुत डिले हुआ। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन जो ये कंट्रीज़ हैं ये सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। यूरोप, अमेरिका या बाकी जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ से भी बहुत कम लोग जो है इन देशों में जाते हैं। लेकिन भारतीयों के लिए जाने का सबसे मेन जो पर्पस है वो ये है कि बहुत सस्ते में आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं फंस गया, ये एक अलग बात है, क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक की।
अभी एक नई एयरलाइन शुरू हो रही है कज़ाकिस्तान के लिए, फ्लाई एरिस्तान। एयर अस्ताना की ही वो एक सब्सिडरी है, लेकिन वो इतनी सस्ती फ़्लाइट है कि वो 4,500 रुपये में आपको यहाँ से अस्ताना या अलमाटी आपको लेके जाएगी। वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और कुछ ही दिनों बाद ये भी सुनने में आया कि वो ताशकंद के लिए भी फ़्लाइट शुरू करने वाले हैं। इंडिगो ने देखा कि ताशकंद की जो फ़्लाइट है वो भरी भरी जाती है, तो 22 सितंबर से इंडिगो भी उसको शुरू कर रहा है। आप जानते हैं इस बात को। तो यानी कि जो ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। बहुत कम लोग जो है इन कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन देखने लायक कंट्रीज़ हैं। और मैं यहाँ पे क्या क्या घूमने वाला हूँ वो आप देखते रहिएगा वीडियोस। आपको सच में इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसी कंट्री, और एक चीज़ मेरे लिए और है कि जिन कंट्रीज़ में मैं जा रहा हूँ वो 99.9% जो है वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है। वेजिटेरियन फूड नाम का कोई है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि वेजिटेरियन फूड क्या होता है। ऐसी कंट्री में सर्वाइव करना, इस बार मैं आपको बता देता हूँ, इस बार मैं अपने साथ में खाना लेके आया हूँ। मैंने कभी अपने साथ में दालें या चावल पैक नहीं किए थे। मैं हालांकि यूरोप के भी कुछ देशों में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से चावल या दाल पैक नहीं करवाए थे। इस बार मैं खुद लेके जा रहा हूँ, कच्चे चावल दाल खुद पकाऊँगा, और साथ में और भी थोड़ा सा मसाला है, और देखते हैं कैसा रहता है। मज़ा आएगा। 8 बजे जो है बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। बोर्डिंग शुरू होते ही फिर आपको मिलते हैं एयरक्राफ्ट में, और फिर अभी आपको लेके चलता हूँ अबू धाबी। अबू धाबी में फिर मेरा लेओवर है। आपकी उड़ान 6:75 डिले है, तो हम थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू करेंगे। ये जो फ़्लाइट है ये अबू धाबी से अभी लैंड हुई है, और क्योंकि वहाँ से ही आएगी, अब इससे डीबोर्डिंग होगी, लोग उतरेंगे, फिर इसकी साफ़ सफाई होगी, इसके जो टैंक्स हैं वो क्लीन होंगे, फ्यूल डलेगा। मान के चलिए फ़्लाइट अब 1.5 घंटा डिले होगी, और ये लोग अब बोर्डिंग की तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल। चलो जी चलते हैं। अबू धाबी में आपका स्वागत है जी। रात के बज रहे हैं अभी इंडिया के हिसाब से 11:30 बज रहे हैं, 11:15। यहाँ के हिसाब से क्या बज रहे हैं, शायद से आधे घंटे का फ़र्क है। मुझे यहाँ से जाना है अब समरकंद के लिए। अब मैं यहाँ से फिर से डिपार्चर में जाऊँगा। अबू धाबी में एक चीज़ अच्छी है कि टर्मिनल 1 पे ही हम लोग उतरे, और टर्मिनल 1 से ही हमारा डिपार्चर है नेक्स्ट फ़्लाइट का, यानी कि विज़ एयर का। वाओ, पे अहमदाबाद से जो मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी वो हुई थी शाम को 10:30 बजे, और इस समय जो है 5:30 हो गए हैं सुबह के, और 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। गेट थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में थोड़ा सा कम है दुबई वगैरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एक अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 गेट्स हैं, 20, 21 और 22, जहाँ पे अभी मैं हूँ। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट नहीं है, और कुछ सीट्स हैं जिन पे के पास में चार्जिंग पोर्ट है। अब कुछ सीट्स के पास में चार्जिंग पोर्ट्स होंगे तो बाकी कैसे चलेगा,
क्योंकि जैसे आजकल एयरपोर्ट्स पे होता है एक बहुत बड़ा सा अलग सा एक स्पेस रहता है जहाँ पे बहुत सारे सॉकेट्स रहते हैं कि आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इमिग्रेशन के बारे में, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो ट्रांजिट करना चाहते हैं। अगर आपका सिंगल PNR की फ़्लाइट है, यानी कि जहाँ से आप आए हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं वो एक ही एयरलाइन है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली फ़्लाइट से डीबोर्ड करते ही ट्रांजिट ज़ोन में जा सकते हैं और वहाँ से आगे की फ़्लाइट ले सकते हैं। लेकिन समस्या होती है कि जब आपकी 2 अलग अलग एयरलाइन हो, जैसे कि मेरी थी अहमदाबाद से यहाँ के लिए इंडिगो और यहाँ से आगे विज़। उसमें क्या होता है कि आपको बोर्डिंग पास की ज़रूरत पड़ती है विज़ एयर से, और विज़ एयर का बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा? आपको डिपार्चर में जाना पड़ेगा। अब डिपार्चर में जाने के लिए आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अराइवल से डिपार्चर की तरफ दूसरी साइड से जाओगे। तो यानी आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एतिहाद एयरवेज़ की वेबसाइट से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। मुझे तो इस बार इन्होंने कमाल कर दिया, 8 मिनट में इन्होंने वीज़ा दे दिया था। एक चीज़ और है कि यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका एक बार इन्होंने आपको वीज़ा दे दिया तो नेक्स्ट टाइम जो वीज़ा होगा वो बड़े आसानी से ये लोग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में सारा डेटा रहता है कि आप तो टाइम से आए थे और टाइम से चले गए थे, तो उसका शायद से मुझे फ़ायदा मिला है। नंबर 2, यहाँ पे जो अब इमिग्रेशन है वो मैनुअली नहीं होता, यानी कोई इमिग्रेशन ऑफिसर के पास नहीं जाना आपको। यहाँ पे ई गेट्स हैं। ई गेट्स का मतलब होता है कि आप अपना पासपोर्ट खुद ही स्कैन करेंगे, एक छोटा सा गेट खुलेगा और उसके अंदर में पाँव के 2 निशान होंगे, उनके ऊपर आपको खड़े रहना है। ऊपर कैमरा लगा होगा, फिर आपको उस कैमरे में देखना है, तो कैमरा आपकी आइरिस को स्कैन करेगा, मैच करेगा आपके पासपोर्ट के डेटा से और आपके लिए गेट खोल देगा और आपको बोलेगा जा सकते हैं। ये तो हो गया जो ई सर्विस है इनकी इमिग्रेशन की। लेकिन ये तब है अगर एक बार आप यूएई में कहीं पे भी आपने एंटर किया है। पहली बार ये लोग मैनुअली करते हैं उसको, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये सिस्टम में सेव्ड हो जाता है तो फिर ये आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़्लाइट से डीबोर्ड करने के बाद मुझे एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के लिए भी मैंने वही किया, और अभी जब मैं समरकंद के लिए मैंने दोबारा से इमिग्रेशन पे आया तो वहाँ पे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप यहाँ पूछेंगे कि भाई तो फिर ट्रांजिट वीज़ा को जब कोई देखता ही नहीं है तो फिर उसका क्या? ट्रांजिट वीज़ा दरअसल ये अटैच हो जाता है आपके पासपोर्ट डिटेल से। जब आप एग्ज़िट करते हैं उस टाइम पे आपका 48 घंटे का टाइम शुरू हो जाता है। अब जब आप दोबारा से बोर्डिंग करते हुए एग्ज़िट करेंगे अबू धाबी इमिग्रेशन को, तो उस टाइम पे ये का टाइम कैलकुलेट होगा और 48 घंटे में आपको छोड़ना होगा यूएई। तो यानी कि मैनुअली कुछ नहीं होता है आपके पास में। इवन हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि आपके पास वीज़ा है या नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पासपोर्ट में अटैच हो चुका है। फैसिलिटीज़ अच्छी है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन हाँ ये है कि विज़ एयर में मेरा ये दूसरा टूर है। जब विज़ एयर ने मेरे पैसे बचाए थे, एक बार मैं आया था सर्बिया से, और सर्बिया से आने पे मेरे इन्होंने बहुत पैसे बचाए थे। मुझे याद है उस टाइम पे कोविड की वो दूसरी लहर आई थी और फ़्लाइटें कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, तो वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं थी। इंडिया के लिए वैसे भी नहीं है, बेलग्रेड से कोई फ़्लाइट नहीं है। लेकिन फ़्लाई दुबई की एक फ़्लाइट चलती है जो 44,000 रुपये की टिकट थी, वन वे, यानी कि बेलग्रेड से वाया दुबई होते हुए दिल्ली। 44,000 बहुत ज़्यादा होता है। मैंने दिमाग लगाया था कि क्यों ना विज़ एयर का जो है ऑप्शन लिया जाए। बस इसमें यही चक्कर रहता है कि इसमें आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना होता है। तो मैंने विज़ एयर का देखा कि जो लगभग 5,000 रुपये में मुझे अबू धाबी पहुंचा रहा था। फिर अबू धाबी से उस टाइम पे एयर अरेबिया चलती थी, अब वो शारजा से चलती है दिल्ली के लिए, उस टाइम पे वो अबू धाबी से चलती थी। तो मैंने उसमें देखा लगभग 11,500 की उसमें थी टोटल, तो लगभग टोटल 18,000 के आसपास में मैं दिल्ली पहुंच गया था। कहाँ 44,000, कहाँ 18,000, मतलब आप समझिए आधे से भी कम में मैं दिल्ली पहुंच गया था। बस विज़ एयर में ये है कि ये फ़्लाइट एकदम फुल जाती है और चेक इन करते हुए, बोर्डिंग पास लेते हुए बहुत लंबी लाइन में आपको जाना पड़ता है। लगभग आप मान के चलिए 150 के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं उस समय। ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स होती हैं वो खाली चलती हैं, लेकिन ये पूरी भर भर के चलती है। और एक चीज़ और, इनके जो बैगेज हैं, एक इनकी टिकट होती है छोटे से बैग के साथ में, जो जिसकी हाइट होगी 40 सेंटीमीटर की। और अगर आपने प्रायोरिटी
वाला ऑप्शन लिया, प्रायोरिटी बोर्डिंग आता है इसमें एक, जिसमें कि आपको एक बैग और फ्री मिलता है। तो अभी उन्होंने एक पंगा कर दिया था, वो मुझे कह रहे थे कि नहीं आप 2 बैग नहीं ले जा सकते। मैंने बोला भाई मेरी टिकट में 2 बैग हैं। उन्होंने बोला नहीं आप एक काम करो, इसको एक को चेक इन कर लो, क्योंकि कैबिन में 2 बैग नहीं जाएंगे, मुझे कैबिन में ले जाने दोनों बैग। तो मैं वापस गया विज़ एयर वाले के पास, मैंने कहा भाई वो तो गेट पे तो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहा कि कौन नहीं जाने दे रहा, आप उनको टिकट दिखाई। मैंने कहा भाई चल सकते हो आप मेरे साथ। वो आए मेरे साथ में, और फिर वो आपस में उन्होंने बोला कि यार क्यों नहीं जाने दे रहे इनको, जब इनकी टिकट में 2 टिकटें हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं यार तुम्हारी एयरलाइन ने मना किया हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर था वो। खैर उन्होंने मेरा फिर उसके बाद में मुझे अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए। तो इसमें बैगेज का थोड़ा चक्कर ये है कि विज़ एयर में जो बैगेज है जितना लिखा हुआ है, इवन इनका वो नापने का रखा हुआ है एक, कि उसकी हाइट सच में 40 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है, नहीं तो आपसे चार्ज कर लेंगे। तो टिकट बुक करते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैग है वो कितने हैं और हाइट कितनी उसकी, ज़्यादा हाइट कितनी उनकी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि विज़ एयर जो है एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, बहुत सस्ते में ट्रैवल करवाती है। तो इन चीज़ों के लिए फिर ये पैसे ऑब्वियसली लेगी। बाकी आगे का जो है अभी समरकंद के लिए वो देखते हैं कैसा रहता है प्लान। तो थोड़ी देर में गेट खोलने वाले हैं, तो लेके चलते हैं अब आपको समरकंद। This is my first time I met Robert. हाँ, यू आर सो नर्वस। एक्चुअल में इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ जिनको ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब इन्होंने चैनल देखा।